दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन बजट 2025 की पूरी फुल एनालिसिस बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस एक वीडियो में मैंने पूरे बजट को समराइज किया है बहुत ही बेहतरीन स्लाइड के साथ। मेन जो पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना जरूरी है, और साथ ही साथ अगर आप एग्जाम की तैयारी में हैं, आप एक आम आदमी हैं, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों तो सारी बातें हमने जो है बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में, इस स्लाइड में कवर किया है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यूनियन बजट 2025 बहुत चर्चा में है। इस बार मध्यम वर्गीय परिवार को जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, क्योंकि भारत में लगभग 70% से ऊपर की आबादी जो है क्या है वो मिडिल पॉइंट पे चलते हैं। आम आदमी के लिए टैक्स में क्या राहत है? आम आदमी के लिए दोस्तों टैक्स में राहत ये है कि 12.75 लाख तक रुपए अगर आप एक साल में कमा रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स रिजीम के तहत नौकरी पेशा लोगों को 12.75 लाख तक रुपए जो है वो टैक्स नहीं देना होगा। इस पर जो है आय पर टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख रुपए तक शून्य टैक्स, 4 से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स 87A के तहत, और 8 से 12 लाख रुपए तक पर 10% टैक्स 87A के जो रूल है उसके तहत, और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिलेगा। अब इसमें बात ये आती है कि आगे इसमें जो लिखा हुआ है कि 4 से 8 लाख तक का 5% टैक्स 87A के तहत, ये क्या मामला है, इसको भी थोड़ा सा चलिए समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों बात ये है कि यहाँ पे इस चार्ट को ध्यान से अब आप देखिएगा। ये जो नई टैक्स रिजीम नौकरी पेशा को 12.75 लाख तक जीरो टैक्स कहा गया है, इसमें देखिए 3 लाख रुपए तक 0% टैक्स था, अब 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स होगा। यानी कि 4 लाख रुपए तक जो कमा रहे हैं तो आपको 0% टैक्स देना है, लेकिन 4 से 8 लाख पे आपको जो है वो 7 लाख पे आपको 5% टैक्स देना होगा। यहाँ पे 7 से 10 लाख कमा रहे हैं तो 10%, 10 से 12 लाख कमा रहे हैं तो 15%, और 12 से 15 लाख कमा रहे हैं तो 20%, और 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो 30%। तो ये पुरानी दर थी जो इसमें कम करके अब 25% हो गया है 20 लाख से 24 लाख पर, और 16 से 20 लाख पे 20%, 12 से 16 लाख पे 15%, और 8 से 12 लाख पे 10%। तो ये नई दर है और ये आपकी पुरानी दर है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि न्यू टैक्स रिजीम में 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स, और 8 से 12 लाख लगने पर 10% सरकार सीधे माफ़ कर देती है। इसी के हिसाब से कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है। तो ये गणित आप लोग, और ये भी साथ में ये भी गणित समझते चलिए कि ये जो पूरा दिया हुआ है कि 8 लाख पे 30,000 पहले था और अब 20,000 हो गया है, यानी कि 10,000 रुपये का आपको फ़ायदा मिला है। तो 12 लाख रुपए तक पे आपको जो है 20,000 रुपये रिबेट मिल रहा था, टोटल फायदा आपको 30,000 रुपये तक में। इसी प्रकार 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 50 लाख तक का ये पूरा स्लैब मैंने बनाया हुआ है। चलिए अब यहाँ तक तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये जो 4 से 8 लाख पे 5% टैक्स की जो बात की जा रही है और 87A के तहत छूट दिया जा रहा है, तो क्यों हुआ है ये आपको मैंने उस चार्ट में समझाया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की ओर कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी कि बुजुर्गों के लिए क्या है इस बजट में। तो बुजुर्गों के लिए इसमें सबसे ज़्यादा दिया गया है FD पर छूट। FD पर मिलने वाले 50,000 ब्याज पर TDS नहीं लगाया जाता था, अब इसे बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया। यानी किसी डिपॉजिट से उन्हें अगर 1 लाख ब्याज मिल रहा था तो उन्हें TDS नहीं देना होगा, और 10 करोड़ से ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं इनको इसका फ़ायदा सीधे मिलेगा। और अगर आप NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में भी अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम खाते को यूज करते हैं तो उसमें अगर 29 अगस्त 2024 तक, 29 अगस्त 2024 के बाद जो भी रकम निकाली जाएगी उसको भी जो है टैक्स के दायरे से बाहर किया जाएगा। साथ ही साथ IT फाइल रिटर्न करने में आसानी होगी। पिछले 4 साल का IT रिटर्न आप एक साथ फाइल कर सकते हैं, जबकि पहले केवल 2 साल तक था। तो ये पूरा जो लाभ है आपको मिला है बुजुर्गों के लिए। अब महिलाओं के लिए क्या है इस बजट में? तो दोस्तों महिलाओं को 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा। 5 लाख SC ST महिलाएं जो पहली बार एंटरप्रेन्योर बनी है उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और आंगनबाड़ी योजना के तहत देश भर में लगभग
8 करोड़ आंगनबाड़ी योजना के तहत लगभग देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना को 3150 करोड़ का बजट दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस वॉलंटियर्स योजनाओं को इसमें लगभग 629 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में महिला बाल विकास के लिए लगभग 2615 करोड़ की योजनाएं हैं। राज्य सरकारों को 22,195 करोड़ की मदद और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला और बाल विकास के प्रोग्राम चलाने के लगभग 897 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये टोटल था आपका महिलाओं के लिए। अब चलते हैं किसानों के लिए क्या है इस बजट में। दोस्तों, किसान हमारे देश के रीढ़ हैं और किसानों के लिए क्या सरकार ने इस बजट में दिया है, तो किसानों के लिए ये पूरी योजना किसानों के लिए दी गई है। कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी और इसके तहत प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी और 1.7 करोड़ टोटल 1.7 करोड़ किसानों को इसका फायदा होगा। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 3 लाख से बढ़ा करके अब 5 लाख कर दिया गया है, जो कि केसीसी लोन गांव में सबसे ज़्यादा किसान लेते हैं, तो वो जो है 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक मिलेगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। डेयरी और मछली पालन के लिए दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन होगा और इसके तहत नेफेड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 साल तक दाल खरीद करेंगी। वहीं कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस रहेगा और इसमें असम के नाम रूप में एक नया यूरिया प्लांट भी लगेगा। किसानों के लिए एक नया यूरिया प्लांट भी लगेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा आपका जो है किसानों के लिए। अब स्वास्थ्य के लिए दोस्तों क्या है, तो स्वास्थ्य के लिए इस बार जो है गवर्नमेंट ने, सरकार ने टोटल 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरीके से टैक्स के दायरे से फ्री कर दिया है। कैंसर जैसी भयावह बीमारी से जूझ रहे लोगों और परिवारों को राहत देने के लिए अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में 200 डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये दोस्तों स्वास्थ्य में भी जो है अच्छा इस बार बजट में आवंटन किया गया है। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों सबसे जरूरी है शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में दोस्तों देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा और 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। सभी सरकारी विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। स्किल्स बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के 5 सेंटर बनाए जाएंगे दोस्तों। तो ये पूरा शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं जनजातियों के लिए इस योजना में क्या क्या है। जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए इस बजट में लगभग 14,925 करोड़ कर दिया गया है। पिछले साल यह 10,337 करोड़ रुपए था, 237 करोड़ रुपए था, यानी कि इस साल में लगभग 45% की बढ़ोतरी की गई है जनजातियों के कल्याण के लिए। एकलव्य बोर्डिंग स्कूलों के लिए 7,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट दिया गया है। जनजातीय विकास मिशन के लिए 380 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में लगभग 335 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। वहीं अगर बात करेंगे धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसको हम बोलते हैं DAJGUA, यानी कि धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का बजट 500 करोड़ से 4 गुना बढ़ा करके 2,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है और यहीं इसमें लगभग 63,843 गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, आंगनबाड़ी सुविधाओं का इजाफा होगा और 30 राज्यों के टोटल 549 जिलों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इससे सीधे फायदा मिलेगा दोस्तों। तो जनजातीय लोगों के लिए भी बहुत बड़ी फायदा इस बजट में दिया गया है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल। ये जो है युवाओं में काफ़ी जो है चर्चा में रहता है कि हमारे लिए क्या इस बजट में था। इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल ये सभी जो है सस्ते होंगे, LED लाइट सस्ते होंगे दोस्तों। बाकी आगे बिहार के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये जो है आपका इस बार का बजट रहा है। बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना, IIT पटना का विस्तार, 3 एयरपोर्ट और पश्चिमी कुशीनहर परियोजना का ऐलान इसमें टोटल किया गया है। बिहार में युवा आबादी लगभग कितनी है? 50% युवा आबादी है बिहार में।
राज्य में एकमात्र IIT पटना में है। यहाँ अभी लगभग 2883 सीटें हैं और यह बढ़कर के अब जो है 5000 के आसपास सीटें हो जाएंगी। बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिहार के 10 जिलों में मखाना की खेती होती है और इससे 25,000 से ज़्यादा किसान जुड़े हैं। मखाने को लेकर कोई तय नीति न होने के चलते मुनाफा बंट जाता है, किसानों के बजाय कारोबारियों की जेब में पैसा जाता है और अब बोर्ड के गठन के बाद 100 रुपये के प्रॉफिट में 90 रुपये बिहार को मिलेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि मखाना बोर्ड के गठन और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के ऐलान से मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों की 72 सीटों पर भी असर पड़ेगा। राज्य में टोटल 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में। तो बिहार के लिए ये बहुत ही एक तरीके से कहें कि अब तक का सबसे बेस्ट बजट है बिहार के लिए। अब आते हैं दोस्तों गिग यानी कि वर्कर्स के लिए क्या योजनाएं थी। जो ऐसे वर्कर्स होते हैं जो डेली लाइफ में काम करते हैं, 1 करोड़ गिग वर्कर्स यानी कि फूड डिलीवरी करने वाले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, कैब चलाने वाले, ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले वर्क्स को आई कार्ड दिया जाएगा और इनका ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा भी मिलेगा। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इन गिग वर्कर्स की संख्या लगभग 23 करोड़ से ज़्यादा है। 23 करोड़ से ज़्यादा है, जैसे कि जो जितने ये लोग छोटे मोटे जो जॉब करने वाले लोग हैं, इन लोगों को। खिलौना उद्योग बच्चों के लिए दोस्तों, खिलौना उद्योग को इस बार बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दिया गया है। देश को खिलौना हब बनाया जाएगा। अभी लगभग 64% खिलौना ऐसा है जो कि चीन से हम लोग मंगवाते हैं, चीन से आयात करते हैं। देश को खिलौना के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। हम क्लस्टर का डेवलपमेंट करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाई क्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे। इन उत्पादों की वर्ल्ड में मांग में समग्र गिरावट के कारण भारत का खिलौना निर्यात 2021-22 में लगभग 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घट करके 2023-24 में मात्र 152 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले एक दशक में यानी कि पिछले 10 साल में भारत खिलौनों के लिए चीन पर निर्भर होता जा रहा है। फिलहाल देश औसतन 76% खिलौना आयात करता है दोस्तों। अब बजट 2025-26 की जो अगर मुख्य बातों को मैं देखूंगा तो इसमें आम आदमी, महिलाओं, युवाओं, किसानों और जनजातियों को केंद्र में रख करके और साथ ही साथ बिहार के लिए भी अच्छा ये था बजट। इन सबको लेकर के ये पूरा बजट आपका बनाया गया था। तो दोस्तों इस बजट में हमने आपको सीधे पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास किया है, जो मेन पॉइंट्स से बजट के। उम्मीद करता हूं और आपको कुछ चलिए चलते चलते आपको ये स्लाइड भी दिखा देते हैं कि इस स्लाइड में आपको जो है महंगा क्या हुआ है। महंगा हुआ है आपका इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिस पर कि कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। सस्ता क्या क्या हुआ दोस्तों? सस्ता हुआ है आपका जीवन रक्षक दवाएं, जिसमें कि 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, जिसमें कि ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की ड्यूटी घट करके 5% हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। शिप मैन्युफैक्चरिंग, फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग, क्रिटिकल मिनरल्स, ये सब चीज़ें थी दोस्तों। बाकी अब इसमें आपको आगे बता दें कि इस बजट में अगर देखें तो टोटल 50% से ज़्यादा टॉप 15 मंत्रालयों का अगर बजट देखेंगे तो 50% से ज़्यादा वित्त और रक्षा मंत्रालय को इसमें बजट दिया गया है। वित्त मंत्रालय को टोटल 19.39 लाख करोड़ रुपया, रक्षा मंत्रालय का 10.81 लाख करोड़ रुपया, सड़क परिवहन को 2.87 लाख करोड़ रुपया, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपया, गृह मंत्रालय को 2.33 लाख रुपया और कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एवं पब्लिक को 2.15 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। तो ये टोटल दोस्तों आपका इस बजट में दिया गया था। और ये कुछ कार्टून्स हैं जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ये बजट कैसा आया है और किस तरीके का आया है ये आप लोग कुछ समझदार हैं, मैंने सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। बजट का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।